नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और कमोडिटी मार्केट में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। एक तरफ कच्चा तेल जहां पर हलचल और तेज होते हुए दिखाई दी है। ऑलरेडी हमने एक करेक्शन देखा, उसके बाद ओपेक मीटिंग का पोस्टपोनमेंट और उसके बाद इंट्राडे में 5% तक प्राइसेस स्लिप होते हुए दिखाई दिए हैं। क्या बन रही है नई ट्रैजेक्टरी, क्या मायने हैं, इस सबको समझेंगे। साथ ही बात करेंगे गोल्ड की, जहां पर हमने डॉलर इंडेक्स जो कि 2.5 महीने के लोअर लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, वहां से थोड़ी सी मजबूती आती हुई दिखाई दी है, तो उसका सीधा असर हमने सोने की चाल पर बनते हुए देखा है। यहां भी समझेंगे रणनीति क्या होनी चाहिए और साथ ही एग्री कमोडिटी पैक में स्ट्रैटेजीज लेंगे। स्पाइसेस पर खासतौर से फोकस रहेगा जो सबसे ज्यादा एक्शन में इस समय बनी हुई है। एक तरफ जीरा जो कि ऊपर नीचे के गोते लगा रहा है, दूसरी तरफ धनिया जो कि स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है। इन सब पर हमारा फोकस रहेगा और हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया, कोटक सिक्योरिटीज के वीपी हेड कमोडिटीज रिसर्च रविंद्र राव और साथ ही हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा भी बने रहेंगे। आप दोनों का स्वागत है रविंद्र और अजय। और सबसे पहले तो कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कल इंट्राडे में हमने 5% तक प्राइसेस स्लिप होते हुए देखे। 26 नवंबर को ओपेक की मीटिंग होनी थी जो कि पोस्टपोन होकर अब 30 नवंबर को ओपेक प्लस की मीटिंग एक्सटेंड होते हुए दिखाई दी है। हालांकि रविंद्र, पहले से अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि कट्स थोड़े से डीपन हो सकते हैं, सप्लाई कट एक्सटेंड होंगे, बट कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को और जो रिएक्शन हमने कच्चे तेल में आते हुए देखा उसके पीछे के खास वजह आप क्या देखते हैं? गुड मॉर्निंग दीपाली, मेरे हिसाब से कल जो ओपेक का डिसीजन हुआ कि 30th तक जाएगा, आई थिंक दैट इज क्रिएटिंग लिटिल बिट ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि जो ओपेक के कुछ देश है वो शायद उनका जो प्रोडक्शन कोटा है उसके हिसाब से कट नहीं कर रहे हैं और उसी वजह से सऊदी ने अपना एक नाराजगी दिखाया है। तो आई थिंक दिस इज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ एन अनसर्टेनिटी। बट अगर प्राइजेस मेरे हिसाब से अगर $70 के नीचे जाता है WTI में, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये जो एक्सटेंशन है वो आएगा और उस वजह से क्रूड को नीचे में एक सपोर्ट मिलेगा। उसके अलावा अगर दूसरे रीजन देखें तो यूएस से जो इन्वेंट्री है वो लगातार बढ़ते जा रही है। कल का EIA इन्वेंट्री में भी हमने एक अपसाइड देखा था और उसी वजह से क्रूड में एक प्रेशर बना हुआ है। हालांकि मैं ये कहूंगा कि क्रूड में अभी एक रेंज बाउंड मूवमेंट चल रहा है। ओपेक की मीटिंग जो है 30th की वो काफी इंपॉर्टेंट होगी। तब तक के लिए मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड मूव ही रहेगा क्रूड में। लोअर लेवल्स पे $72 का एक अच्छा सपोर्ट है और अपसाइड में 80 से लेके $81 का एक रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से 72 ब्रीच करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर वो ब्रीच हो जाता है तो फिर इट माइट स्लिप बिलो $70, जो एज ऑफ नाउ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हो सकता है कि ओपेक मीटिंग में अगर कुछ खास निकल के नहीं आए तो फिर हम एक डाउनसाइड देख सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये रेंज में ट्रेड करेगा। अगर इनिशियल जो सपोर्ट है वो अराउंड $76 का है, $76 के नीचे $72 वुड बी अ गुड सपोर्ट। तो मेरे हिसाब से 74 से लेके $78 के बीच में क्रूड ट्रेड करना चाहिए। MCX की अगर बात करें तो अराउंड 6100 से 6000 का एक सपोर्ट है, अपसाइड 6500 का एक रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से जब भी ये 6000 6100 पे आएगा, बाइंग रीएमर्ज हो सकती है और अपसाइड में 6500 से 6600 के आसपास एक सप्लाई दिख सकता है। तो मुझे लगता है कि जब तक कोई कॉन्क्रीट आउटकम नहीं आता तब तक क्रूड में एक नेगेटिव बायस रहेगा, बट ओवरऑल रेंज में रहेगा। तो एटलीस्ट ओपेक प्लस मीटिंग तक तो गोल्ड जो कच्चा तेल है, माफ कीजिए, वो रेंज में ही रहने वाला है। MCX की बात करें तो 6100 से ऊपर की तरफ 6500 6600 तक रहने की पॉसिबिलिटी है और अगर ब्रेंट की बात करें तो नीचे 72 और ऊपर की तरफ 81 के आसपास कच्चा तेल रहना चाहिए। इनफैक्ट इसी हफ्ते हम बात भी कर रहे थे, हमने कच्चे तेल पर विजय भंबानी का भी व्यू लिया था। उनका भी मानना यही था कि तेजी ओपेक की मीटिंग के बावजूद भी यहाँ पर बहुत तेजी आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, कच्चा तेल कमजोरी रहेगा। और इंटरेस्टिंग ये है कि अगले साल के लिए तो जो उनका आउटलुक निकल कर आ रहा था वो इन लेवल से भी $10 नीचे का था। लेकिन चलिए, एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा हमारे साथ मौजूद हैं। तनेजा जी ने कंसिस्टेंटली मेंटेन किया है कि जो तेजी हमने कच्चे तेल में देखी वो इन्फ्लेटेड थी, टिकेगी नहीं, और उसी तरीके का रिएक्शन हमने कच्चे तेल में आते हुए देखा भी है। मिस्टर तनेजा, ऑलरेडी जो आपके नीचे के लेवल्स थे, जो टारगेट्स थे $75 की आपने बात की थी पिछले कॉन्वर्सेशन में, वो अचीव होते हुए दिखाई दिए हैं। अब ओपेक प्लस मीटिंग का पोस्टपोन, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कंसर्न्स ये इमर्ज हो रहे हैं कि शायद प्रोड्यूसर्स जो एंटिसिपेट किया जा रहा था उससे कम आउटपुट कट करने के लिए तैयार है और यही वजह है हमने एक इंट्राडे में रिएक्शन आते हुए देखा। आप कैसे देखते हैं इस मीटिंग का पोस्टपोनमेंट? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मीटिंग से और अब प्राइसेस पर क्या राय है?
देखिए, जहाँ तक पोस्टपोनमेंट की बात है उनको नज़र आ रहा है कि अभी अगर वो मिलते हैं और ये बात होती है कि प्रोडक्शन कट किया जाए, तो बाज़ार के अंदर जो है वो उनकी इमेज थोड़ी ख़राब होगी, क्योंकि प्रोडक्शन कट होने के बावजूद हमने देखा है कि कीमतें नीचे की तरफ जा रही हैं, और कीमतें नीचे जाने की वजह बड़ी साफ है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ कहीं से कोई डिमांड बढ़ेगी ऐसा कहीं धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। चाहे कहीं भी आप देख लें, एशिया में देखें, यूरोप में देखें, अमेरिका में देखें, लैटिन अमेरिका, यहाँ तक कि अफ्रीका में देखें, कहीं से डिमांड बढ़ जाएगी लग दिया। जो बड़े आयातक देश हैं, अमेरिका है, चाइना है, भारत है, इन तीनों देशों से भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, बल्कि चाइना से तो ऐसा लग रहा है शायद डिमांड और कम ना हो जाए। और अमेरिका की तरफ से जो है, हालांकि वहाँ हॉलिडे सीजन है, उसके बावजूद कोई ऐसी बढ़ोतरी हो जाएगी ऐसा कुछ नजर नहीं आता। और दूसरी तरफ सप्लाई साइड आप देखिए, वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। सप्लाई जो है, ईरान का तेल जो है वहाँ उत्पादन बढ़ रहा है, वो तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा आ रहा है। रूस का तेल भी जो है बाजार में ज्यादा आ रहा है। वेनेजुएला का उत्पादन जो है वो लगभग 9 लाख बैरल प्रतिदिन टच कर रहा है, और उसका अधिकांश निर्यात जो है स्वयं अमेरिका को हो रहा है। ऐसे हालात के अंदर जब सप्लाई साइड के अंदर किसी तरह का तनाव नहीं है, बल्कि सप्लाई साइड जो है वो जितनी जरूरत होनी चाहिए ओवर सप्लाई है वहां पे। दूसरी तरफ डिमांड जब कहीं बढ़ती नजर नहीं आ रही। तीसरी तरफ हमने ये देखा कि हमास और इसराइल के बीच में थोड़ा सा जो है सीज फायर की बात हो रही है। हमें लग रहा है कि जैसे धीमे धीमे वो जो युद्ध है वो या जो तनाव हो उनके आपस में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। और यूक्रेन चूंकि जाड़े की तरफ जा रहा है, वो बहुत ज्यादा हरकत हो जाएगी ऐसा नजर नहीं आता। तो कोई कारण नजर नहीं आता। डिमांड एंड सप्लाई स्टेबल है, बल्कि डिमांड की तरफ कोई बढ़ोतरी नहीं, सप्लाई साइड बढ़ रही है। दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल जो है सिचुएशन, जो कुल मिलाकर के उसको मार्केट फैक्टर इन कर चुका है, और उसमें कोई बड़ी हरकत होगी ऐसा नजर नहीं आता। तो कैसे कीमत फिर बढ़ेगी? तो ओपेक को भी ये समझ में आ रहा है। प्रोडक्शन कट अगर जो उन्होंने किया उसके बावजूद भी तो कीमत नीचे जा रही है। अगर वो मिलते हैं वियना में, एक मीटिंग और करते हैं और उसमें कहते हैं प्रोडक्शन कट ठीक है 1 मिलियन बैरल का और कर देंगे, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सप्लाई बढ़ रही है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। रूस का तेल भी बाजार में ज्यादा आ जाएगा। हालांकि रूस ओपेक प्लस का मेंबर है, लेकिन फिर भी ज्यादा आ सकता है, और देशों से आ सकता है। नॉन ओपेक कंट्रीज जो हैं वो लगभग जो है 60% उत्पादन तो वो लोग करते हैं, नॉन ओपेक। तो वहां से उत्पादन, अमेरिका में उत्पादन बढ़ रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है उनको समझ में आया है कि बेटर है कि मीटिंग को पोस्टपोन करो। अगर वो मिलते हैं ये एजेंडा के लेके, पूरी दुनिया की नजर उन पर चली जाती है। अगर कुछ नहीं करते तो लोग कहेंगे कि कुछ हुआ नहीं, अगर करते हैं तो उसका असर नहीं होगा। इसलिए कीमतें अभी दवा में रहने वाली है जब तक डिमांड साइड में कहीं कोई ऐसा पॉजिटिव साइन नजर नहीं आता जिससे कि डिमांड बढ़ने वाली है। मुझे कम से कम आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा कि कहां से डिमांड बढ़ सकती है, कौन सा देश है, कौन सी अर्थव्यवस्था है, कौन सा क्षेत्र है जहां से डिमांड बढ़ेगी। तो जब तक इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं आती या सप्लाई साइड में कहीं कंस्ट्रेंट नजर नहीं आती, तो कीमतें क्यों ऊपर जाएंगी इसकी वजह आज तो समझ में नहीं आती। कल को हालात बदल जाए तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन आज की हालात में कीमतें दवाम में, कीमतें और दक्षिण की तरफ जाएंगी। तो फिर अब रेंज क्या देख रहे हैं तनेजा जी इन स्तरों से ब्रेंट की? को अपनी मीटिंग को स्थगित करना पड़ गया। देखिए, कर दी गई नहीं है, करना पड़ गया है ना, मजबूरी थी, पोस्टपोन करना पड़ा उनको। तो इसका मतलब जो मैसेज मार्केट में ये गया है कि फिलहाल डिमांड में कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं है, और प्रोडक्शन कट फिलहाल कोई नया आने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कीमत है, जो रेंज है, वो कहीं ना कहीं जो है आप जो देखेंगे कि ये 75 से नीचे जाएगी। 70 से 80 का बैंड जो है आने वाले दिनों में निकलता नजर आएगा। अभी तक जो बैंड होता था वो ज्यादातर हम 80 के आसपास घूमता देखते थे। मुझे लगता है कि वो 70 और 80 की तरफ जा रहा है, और जो एवरेज निकल के आ सकता है आने वाले महीनों में, वो अगर कोई जियोपॉलिटिकल ट्रिगर हो जाए तो एक अलग बात होगी, या जाड़ा बहुत ज्यादा सख्त पड़ जाए तो एक अलग बात होगी, या कोई बड़े फैसले COP28 जो अबू धाबी में हो रही है तेल के खिलाफ वहां ले लिए जाए तो वो एक अलग बात होगी। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मुझे लगता है 70 से 80 का बैंड, और कीमत जो है वो 70 और 75 का एवरेज, उसकी तरफ लगता है कि बाजार बढ़ रहा है। मैं ब्रेंट की बात कर रहा हूं, लगता है उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये है, जैसे मैंने ये कहा, 3 फैक्टरों पर नजर रखनी पड़ेगी। कोई जियोपॉलिटिकल ट्रिगर नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमको इस पर नजर रखनी पड़ेगी COP28 में किस तरह के फैसले लिए जाते हैं जो अबू धाबी में मीटिंग शुरू होने वाली है। और तीसरा, हमको ये देखना पड़ेगा कि कहीं पे ऐसा है कि चाइना या कहीं से कोई डिमांड साइड में कोई सरप्राइज ना निकल के आ जाए। ओके।
चलिए शुक्रिया तनेजा जी अपने व्यूज देने के लिए। तो 70-75 ये एक एवरेज लेवल एक्सपेक्टेड है, 70-80 के बीच में ही रह सकता है। सिमिलर व्यू आपको रविंद्र ने भी दिया। लेकिन ओपेक की मीटिंग पर अब नजरें बनी हुई हैं, देखना होगा क्या आउटकम निकल कर आएगा। लेकिन जो बात तनेजा जी ने कही वो बिल्कुल वाजिब है, डिमांड है नहीं, सप्लाई कितनी कट करेंगे ये देखना होगा। यूएस में भी जो लेटेस्ट डेटा आया है स्टॉक पाइल का वो भी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़कर आया है। तो कंसर्न्स तो हैं और यही कारण है कि हमने प्रेशर कच्चे तेल में लगातार बनते हुए देखा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं गोल्ड की। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने कल 2000 तक के पिछले 2 सेशंस में स्पेशली 2000 तक के लेवल्स आते हुए देखे थे। घरेलू बाजार में प्राइसेस को सपोर्ट मिला था क्योंकि कच्चा तेल क्योंकि जो डॉलर इंडेक्स है वो 2.5 महीने के लोअर लेवल्स पर था। बॉन्ड यील्ड में भी लगातार प्रेशर रहा है। अब इन स्तरों से क्या व्यू बनकर निकल रहा है इस पर करते हैं बातचीत। अजय का एक राय लेते हैं। अजय बताइए, इंटरनेशनल मार्केट्स में $2000 के नजदीक, घरेलू बाजार में भी 61,100 के लेवल्स हैं, एक टाइट रेंज में ही फिलहाल कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। बट क्या सजेशंस रहेगा इन स्तरों से? वेरी गुड मॉर्निंग दीपाली जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो कल से अगर हम देखें तो मार्केट सीमित तैयारी में। आज यूएस मार्केट में थैंक्स की हॉलीडे है जिसकी वजह से मार्केट सीमित तैयारी में है। बट इंपॉर्टेंट है कि 2005-2007 की जो पिछले हाई है अगर वो ब्रीच करता है तो नई रैली आती हुई दिखेंगे। डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी हमने काफी बड़ा फॉल आते हुए देख चुके हैं डॉलर इंडेक्स में, बॉन्ड यील्ड में, और कहीं ना कहीं अभी भी जो नंबर्स है उसको देख के अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और एफओएमसी मेंबर की जो मिनट्स आई थी वो लार्जली एक अफर्मेशन है कि यूएस सेंट्रल बैंक है वो कॉशियस है इंटरेस्ट रेट पे, और माना ये जा रहा है कि अगले साल चाहे बीओई हो, चाहे बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ साथ ईसीबी हो, फेड हो, सभी में रेट कट आ सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि सोने में नई तेजी की तैयारी कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट पे भी 60,800 के ऊपर कंटिन्यू मेंटेन है। तो आज के लिए मुझे लग रहा है मार्केट दायरे में जरूर है, बट इमीडिएट रेंज अगर हम बात करें तो 61-100 के करीब लेके चलना चाहिए। 60,850 का स्टॉप लॉस रहेगा। 61,450 तक के लेवल देखने मिल जाएंगे। बट ध्यान रखिए अगर ये 61,500 के ऊपर वीकली बेस पे अगर सस्टेन कर जाता है तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा जो 62,100 से 200 तक का लेवल दिखा देगा डोमेस्टिक में। और इंटरनेशनल में भी 2010 के ऊपर निकलता है तो 2032 से 34 तक का भी लेवल दिखा देगा। तो कुल मिला के सोने में तेजी कंटिन्यू रहनी चाहिए। ओके चलिए, तो तेजी बरकरार रहने की एक्सपेक्टेशंस हैं। और अब क्विकली एक राय ले लेते हैं बेस मेटल्स पर भी, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट्स में तो हमने कॉपर के प्राइसेस में फर्दर पॉजिटिव बायस के साथ ही कारोबार होते हुए देखा। और ज्यादातर बेस मेटल्स कल थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग थी जिंक जैसे काउंटर्स में, लेकिन आज वापस से बढ़त के साथ ही कारोबार होते हुए दिख रहा है। रविंद्र, क्या व्यू एज अ पैक बेस मेटल्स पर और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज? वेल बेस मेटल्स में जैसे मैंने पहले भी कहा था कि डाउनसाइड जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड है। कॉपर में हमने एक नया हाई आते हुए देखा है रिसेंट का $8,500 के आसपास एलएमई पर, और एमसीएक्स में अराउंड 718-19 के आसपास प्राइसेस आके वहां से एक रिवर्स हुआ है। ये वीक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। चार्ट पे एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। अगर 714-715 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है ये वीक में, देन आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइजेस 725 से 730 तक जा सकते हैं। जिंक में थोड़ा सा नरमी है क्योंकि इन्वेंट्रीज बढ़ के आए हैं काफी, लेकिन जिंक में भी मेरे हिसाब से जब तक कि 218-217 का लेवल होल्ड है, आई थिंक इट इज स्टिल पॉजिटिव। 233 का जो लेवल है वो अभी भी ब्रीच नहीं कर पाया है, वो एक ट्रिपल टॉप जैसे हुआ है। कंसोलिडेशन चल रहा है जिंक में। जैसे ही 233 निकल जाता है then I think it is set for 241-42 levels। तो मेरे हिसाब से जिंक एक दायरे में रहेगा। 218 के नीचे थोड़ा सा खराब हो सकता है, अदरवाइज 222-221 शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। कॉपर में अगर डिप्स आता है टुवर्ड 708-710 बाइंग करना चाहिए। ये वीक का क्लोजिंग देखिए, अगर 715 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है, आई थिंक नेक्स्ट वीक वी आर सेट फॉर गुड रैली इन कॉपर प्राइसेस। सो 710 का इंपॉर्टेंट लेवल जिसको अब तक तो कॉपर ने इस पूरे हफ्ते रेस्पेक्ट दी है। इसी के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है इस हफ्ते तो क्लियर व्यू तेजी बनती हुई दिखाई देगी। 725-730 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं रविंद्र। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक ले, ब्रेक उस पर एग्री कमोडिटीज पर लेंगे राय। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कमोडिटी राउंड अप अजय केडिया हमारे साथ बने हुए हैं। फोकस करेंगे अब एग्री कमोडिटी स्ट्रैटेजीज पर। शुरुआत कर लेते हैं स्पाइसेस के पैक के साथ, जहां पर टर्मरिक दबाव में है, 1% नीचे कारोबार कर रहा है, लेकिन जीरा 0.5% ऊपर। जीरे में स्ट्रेंथ इंटैक्ट रही है। धनिया भी फ्लैट कारोबार कर रहा है। पहले तो जीरे पर ही राय ले लेते हैं, क्या व्यू है जीरे पर? 40,000 तक फिसलने के बाद जो स्ट्रेंथ बनी है, भले ही 1-2 दिन ऊपर नीचे हो, लेकिन स्ट्रेंथ इंटैक्ट है जीरे में। सोइंग अच्छी होने के बावजूद भी, सोइंग एक्टिविटीज पिकअप होने के बावजूद भी प्राइसेस लगातार तेज हो रहे हैं। ये सिर्फ डिमांड का ही इम्पैक्ट है, फिर चाहे वो वेडिंग डिमांड हो या इंटरनेशनल एक्सपोर्ट डिमांड हो या और भी फैक्टर्स हैं, प्लस यहाँ से प्राइसेस किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं अजय?
बिल्कुल दीपक जी, अगर हम जेल की अगर बात करें तो डेफिनेटली इस बार ये उम्मीद थी कि भाव को देखकर स्विंग तो बम्पर होना है, लेकिन आप ये देखिए कि जो हमने अक्टूबर में 64,000 के भाव देखे थे, वहां से मार्केट ने काफी बड़ा फॉल लेके लगभग 40,000 का भाव दिखा। तो कुछ पॉकेट्स में गुजरात में सुनने में आया कि जो फार्मर्स पहले डबल स्विंग की बात कर रहे थे, अब वो डिटोरेट हुए हैं, जो हो सकता है कि एरिया में थोड़ी कमी आ सकती है, पहला चीज। और जो स्विंग बढ़ेगी उसका जो रिएक्शन आना था वो प्राइजेस में ऑलरेडी देख चुके हैं। इंटरनेशनल डिमांड एज ऑफ नाउ थोड़ी सुस्त थी, बट जैसे जैसे भाव गिरे थे वैसे चाइना, बांग्लादेश यहाँ से इंक्वायरीज बढ़ती हुई दिखाई दी। बैलेंस शीट कंटिन्यू टाइट है, तो मुझे लगता है डाउनसाइड रिस्क एज ऑफ नाउ काफी कम है। हाँ, इमीडिएट में मुझे लगता है 48,500 का एक इंपॉर्टेंट हर्डल रहेगा टाइमिंग, तो प्राइजेस 44,000 से 44,000 से लेके 48,500 के बीच में रहेंगे। एक बार स्विंग के आंकड़े पूरे कंप्लीट आ जाते हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि फेस्टिव डिमांड जो सीआईटी ने भी कहा है कि लगभग 35 से 36 लाख शादियां है, तो डोमेस्टिक डिमांड काफी स्ट्रांग रहनी है। एक्सपोर्ट डिमांड चाहे हम चाइनीज न्यू ईयर की बाइंग करें या रमजान की बाइंग देखेंगे तो वो सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो लॉन्ग टर्म व्यू इंटैक्ट है, शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 48,500 तक का लेवल जीरा दिखा सकता है। ओके, और कोरिएंडर अभी भी अच्छा लग रहा है क्या इन लेवल से खरीदारी के लिए? बिल्कुल दिवाली, अगर कोरिएंडर की बात करें तो इस बार एरिया अंडर कल्टीवेशन में काफी सीवियर ड्रॉप आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि भाव काफी लोअर लेवल्स पे थे। वहीं जो पहले रिस्क बना हुआ था इंटरनेशनल से वो भी अभी नहीं है और डिमांड कंटिन्यू बढ़ रही है। तो आई थिंक थोड़ा सा ठहराव जरूर है, बट मुझे लगता है कि अगले हफ्ते तक स्विंग के आंकड़े क्लियर कट रहेंगे। प्राइजेस 8,000 के ऊपर मेंटेन है। मुझे लगता है करंट लेवल से भी अगर लेके चले तो 7850 का स्टॉप लॉस लगाइए, 7400 का लेवल अगले हफ्ते भर में देखने मिल जाएगा। बट कुल मिला के ये लेवल से धनिया लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है। बट अगले एक हफ्ते में मुझे लगता है कि 8400 मिलना चाहिए। जैसे जैसे स्विंग में अपडेट आएगी और स्विंग में ड्रॉप दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए, तो ये रह रही है आपके लिए कोरिएंडर पर और साथ ही साथ जीरे पर। आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं कॉटन सीड ऑयल के कि फाइनली प्राइसेस 3,000 के पार जाते हुए हमने देखे हैं। यहाँ पर अगले टारगेट्स क्या दिख रहे हैं? नई एंट्री के हिसाब से कितना कन्विक्शन है कॉटन सीड ऑयल के पर? देखिए, ओवरऑल अगर कॉटन के प्रोडक्शन की बात करें तो इस बार स्विंग के एरिया में तो थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट देखी गई थी, बट कहीं ना कहीं यील्ड में काफी बड़ा फॉल आया। सीआई ने भी बता दिया कि 290 के नीचे की क्रॉप साइज रहेगी। बट हाँ, अब तक हमने डिमांड नहीं देखा था, बट जिस ढंग से 2800 से मार्केट कंटिन्यू होल्ड कर रहा है तो रिन्यूड डिमांड भी देखी गई है, जिस ढंग से एडिबल ऑयल या फीड इंडस्ट्रीज के अंदर थोड़े से भाव बढ़ने लगे। टेक्निकल ग्राउंड पे अगर देखा 3,000 का लेवल काफी क्रुशियल था, वो तोड़ चुका है। करंट लेवल से भी लेके चला जा सकता है। 2920 का स्टॉप लॉस है। इमीडिएट टारगेट तो 3,080 से 3,120 का है, बट कुल मिला के मुझे लगता है दिसंबर एंड तक की बात करें तो 3250 तक के भी लेवल हम कॉटन सीड ऑयल केक में आते हुए देख पाएंगे। ओके, क्विकली ग्वार पैक पर एक कमेंट आपका क्या व्यू है? यहाँ पर कल हमने नरमी देखी थी, थोड़ा भाव संभल रहे हैं आज। राजस्थान में जिस ढंग से इलेक्शन का माहौल बना हुआ है तो हमने देखा कि मार्केट में कोई बड़ा चाल नहीं आ पा रहा, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी कम है। तो मुझे लगता है जो ओल्ड रेंज जो बनी हुई है 5600 से 5850, इसी रेंज में गवार ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। गवार गम में भी हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा 11,200 के नीचे नहीं जा पा रहा है, 11,800 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो टाइमिंग जो शनिवार को इलेक्शन है स्टेट के, उसके चलते गवार कॉम्प्लेक्स में एकदम सुस्त एक्टिविटी रहेगी। मंडीज भी क्लोज के कुछ अपडेट्स आए हुए हैं। फंडामेंटल में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। अगर किसी को थोड़ा हफ्ता 15 दिन का व्यू लेके चलना है तो 5620 पे लेके चलिए, 5550 का स्टॉप लॉस लगाइए। 5800 के टारगेट हम गवार सीड में देख पाएंगे। 11,350 में गवार गम लीजिए, 11,200 का स्टॉप लॉस लगाइए, 11,800 तक के टारगेट हम गवार गम में देखेंगे। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी रही आपके लिए ग्वार पैक पर। शुक्रिया अजय शो में आने के लिए और सभी स्ट्रैटेजीज और रिव्यू सभी कमोडिटीज पर देने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के उस पार अब देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में सुमित मल्होत्रा के साथ। नमस्कार।